Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार, प्रथम पीयूसी हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। अक्सर विद्यार्थी भाषा में कविता, गद्य भाग, कहानियाँ, हास्य व्यंग्य लेखन ये सब पढ़ना तो बहुत पसंद करते, यानी उसमें बड़ी रुचि होती है, किंतु व्याकरण का नाम सुनते ही वो एकदम से नीरस पड़ जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को लगता है ये जो व्याकरण है बहुत ही कठिन है एवं नीरस है, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। और किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से बोलने, समझने और व्याकरणबद्ध तरीके से लिखने के लिए उस भाषा के व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो आज की कक्षा में, बल्कि आने वाले कुछ कक्षाओं में हम व्याकरण के उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्याकरण के काल के बारे में। एक ऐसी बिंदु है जो व्याकरण के में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वैसे भी परीक्षा में भी काल से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। काल परिवर्तन कीजिए। तो काल के बारे में जानने से पहले हम क्रिया क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि काल और क्रिया में एक घनिष्ठ संबंध है। तो आपको जाते जाते ये समझ में आएगा वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है, अब क्रिया क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? क्रिया वो शब्द है जिससे कार्य करने का या होने का बोध हो। यहाँ पर क्रिया की परिभाषा ये है, जिस शब्द से कार्य करने का या कार्य का होने का बोध हो, उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। यानी पढ़, लिख, भाग। तो क्या ये क्रिया है? पढ़, लिख, भाग एक क्रिया है? बिल्कुल नहीं, ये तो धातु है। क्रिया तभी बनता है जब इसके साथ ना जुड़ेगा। पढ़ना, लिखना, भागना, ये क्या है? क्रिया है। पढ़ना, लिखना, भागना, रोना, खाना, ये सारे जो है ये क्रिया है। अब क्रिया में दो भेद है। ये सारी चीजें आप अपनी छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर भी ये समझिए, ये हम इन कक्षाओं में इसका पुनरावर्तन करेंगे या आपको वापस याद दिलाने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्रिया के दो भेद है। वो पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया का यह मतलब है, जब क्रिया का पालन होता है या जब क्रिया होता है तो क्रिया का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरे वस्तु पर पड़ता है। क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य वस्तु पर पड़ता है। अब आप ये सोचेंगे कर्ता कौन है? यहां पर मैं एक वाक्य लिखती हूं, मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है। इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है। इस क्रिया को करने वाला कौन है? इस क्रिया को करने वाला मोहन है।
पढ़ने की जो क्रिया है इसको करने वाला मोहन है। अगर पढ़ना क्रिया है तो इस क्रिया को करने वाला मोहन क्या है? ये करता है, ये करता है। क्रिया, पढ़ने की जो क्रिया है इसको करने वाला मोहन करता है। तो इस क्रिया का फल, जो पढ़ने की क्रिया का फल है, जो कर्ता पर न पढ़ते हुए वो किस पर पढ़ता है? किताब पर पढ़ता है। ध्यान दीजिए, यहां पर क्रिया का जो फल है मोहन पर ना पढ़कर किताब पर पढ़ता है। मोहन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो यहां पर ये क्रिया का फल मोहन पर यानी कर्ता पर ना पढ़कर किताब पर पढ़ता है। इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। दोहरा देती हूं मैं, सकर्मक क्रिया का क्या मतलब है? क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर किस पर पढ़ता है? किसी अन्य वस्तु पर पढ़ता है। कर्ता पर ना पढ़कर किसी अन्य वस्तु पर पढ़ता है। इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया में जो क्रिया का फल है वो स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि यहां पर सीमा रोती है, सीमा रोती है। यहां पर रोना क्या है? रोती ये क्या है? ये एक क्रिया है। रोना एक क्रिया है। और रोने वाली कौन है? सीमा। तो ये क्रिया करने वाली सीमा क्या बनती है? वो करता है। सीमा करता है। तो रोने का फल किस पर पड़ रहा है? सीधा इस क्रिया का फल इस कर्ता पर पड़ता है। इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो यहां पर क्रिया का मतलब क्या है? जिस शब्द से किसी काम के होने का या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया में कितने भेद हैं? क्रिया में दो भेद है। एक है सकर्मक क्रिया, दूसरी है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर किसी अन्य वस्तु पर पड़ता है। जैसे कि रोहन खाना खा रहा है। खाना एक क्रिया है। वो खाना खाने की क्रिया को कौन कर रहा है? रोहन। रोहन खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। यानी खाने की जो क्रिया का फल है किस पर पड़ रहा है? खाने पर पड़ रहा है। तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर रोना, जैसे सीमा रो रही है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। अगर अन्य उदाहरण दो तो यहाँ पर हो सकता है राजू दौड़ रहा है। दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन दौड़ने इस क्रिया का फल सीधा सीधा राजू यानी कर्ता पर पड़ता है। तो ये हुई अकर्मक क्रिया। तो अब हम बढ़ते हैं काल के तरफ। एक काल क्या है? जैसे मैंने कहा क्रिया और काल में एक संबंध है, इसलिए मैंने सबसे पहले क्रिया के बारे में आपको संक्षिप्त रूप में बताया। अब हम बढ़ते हैं काल के बारे में। वैसे तो काल और उसे पूर्ण रूप से बहुत ही विस्तार रूप से जानने के लिए एक कक्षा काफी नहीं है। अगर मैं बता दूं एक कक्षा में हम काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ये तो ऐसी बात हो जाएगी, गागर में सागर भरने जैसी बात हो जाएगी कि बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लेकिन इस कक्षा में मैं उन्हीं बिंदुओं पर, उन्हीं पर प्रकाश डालूंगी जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसी पर मैं प्रकाश डालूंगी। जैसे मैंने कहा काल के बारे में संक्षिप्त रूप से जानने के लिए एक कक्षा काफी नहीं होगा। तो यहां पर हम देखते काल क्या है। काल ना ही एक शब्द है, ना ही एक वाक्य है, ना ही वर्ण है। काल ना ही एक शब्द है, वाक्य है, वर्ण है। तो काल क्या है? काल एक स्थिति है। काल एक स्थिति है। किसकी स्थिति? क्रिया की स्थिति। किसकी स्थिति? क्रिया की स्थिति। काल क्या है? क्रिया की स्थिति। इसलिए मैंने सबसे पहले क्रिया बताई, क्योंकि क्रिया या कार्य कब हुआ है उसके समय, उसके हालात को बताने वाली स्थिति जो
हालात है वो ही क्रिया है। ध्यान दीजिए, काल ना ही एक वाक्य है, शब्द है, वर्ण है, काल एक स्थिति है, क्रिया की स्थिति। काम कब हुआ, कार्य कब हुआ, उसकी हालात, उसकी स्थिति को बताने वाला शब्द या ये काल है, उसकी स्थिति को बताने वाला, जिससे कि हमें काल का बोध हो। काम हुआ है, कब हुआ है, इसके हालात को बताने वाला है काल। तो काल में कितने भेद है? काल में 3 भेद है। पहला है भूतकाल, पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यत काल। तो मैंने सबसे पहले यहां पर भूतकाल लिखा है, तो आपको इसे नंबर देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले भूतकाल ही आना चाहिए या सबसे पहले वर्तमान काल आनी चाहिए, कुछ भी आ सकता है। वर्तमान काल आप पहले लिख सकते हो, भविष्यत काल आप बाद में लिख सकते हो या भविष्यत काल को पहले लिख सकते हो। लेकिन फर्क इतना, आपको काल के कितने भेद है? 3 भेद है, तीनों उसमें आना चाहिए। तो सबसे पहले भूतकाल क्या है? भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, जो बीत गया है, उस समय में जो कार्य होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का क्या मतलब है? बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। और वर्तमान काल मतलब चल रहा समय, वर्तमान काल मतलब चल रहा समय। अब भविष्यत काल आप जान ही चुके होंगे, भविष्यत काल का मतलब है आने वाला समय। भविष्यत काल मतलब आने वाला समय, भविष्यत काल मतलब आने वाला समय। तो यहां पर भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, वर्तमान काल मतलब चल रहा समय, भविष्यत काल मतलब आने वाला समय। जैसे अंग्रेजी में भूतकाल को पास्ट टेंस, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस और भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो यहां पर हमें भूतकाल में यह ध्यान होता है, काम कब हुआ। यदि बीते हुए समय में होता है तो उसे भूतकाल कहते हैं, चल रहा समय अभी हो रहा है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं, और आने वाले समय में होने वाला है या होगा तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो इतना ही नहीं, इसमें भी भेद है। भूतकाल में 6 भेद है। पहला है सामान्य भूतकाल, पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु मत भूतकाल। तो यहां पर भूतकाल में 6 भेद है। भूतकाल में कितने भेद है? 6 भेद है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मत भूतकाल। वर्तमान काल में 5 भेद है। वो है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य जो काल है, अगर भूतकाल में आता है तो सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल में आता है तो सामान्य वर्तमान काल और भविष्यत काल में भी सामान्य आता है तो यहां पर सामान्य भविष्यत काल। तो यहां पर पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा है संभव्य वर्तमान काल। और वर्तमान काल में 5 भेद है। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल,
संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान काल। तो अंत में भविष्यत काल में कुछ लोग कहते हैं इसमें 2 है, 3 है, कुछ लोग कहते हैं 4 है। तो हम यहाँ पर ये उस पर ध्यान देंगे, सामान्य भविष्यत काल और संदिग्ध भविष्यत काल। अब ये हुए इसके भेद। एक बार मैं दोहरा देती हूं, काल न शब्द है, न वर्ण है, न वाक्य है, ये एक स्थिति है, क्रिया की स्थिति। यानी क्रिया कब हुआ, यानी हालात किस समय में हुआ, इसे बताने जिस शब्द से इसका बोध होता है उस शब्द को काल कहते हैं। काल में कितने भेद हैं? काल में 3 भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, पास्ट टेंस, और वर्तमान काल का मतलब है चल रहा समय यानी प्रेजेंट टेंस, और भविष्यत काल का मतलब है आने वाला समय यानी फ्यूचर टेंस। तो इसमें भी बहुत सारे भेद है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर भूतकाल में 6 भेद है, जैसे कि सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण और संदिग्ध। उसके बाद हुआ हेतु, हेतुमद। और वर्तमान काल में सामान्य, तात्कालिक, अपूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। भविष्यत काल में हमने सिर्फ 2 ही भेद लिखे वहां पर, सामान्य और संदिग्ध। तो ये हुआ इसके भेद और काल की परिभाषा। तो अब हम इन सारे चीजों के बारे में ये बताएंगे। तो भले ही भूतकाल में सामान्य हो, आसन्न हो, पूर्ण हो, अपूर्ण हो, लेकिन ये हमेशा बीते हुए समय के बारे में ही बताता है। यानी सामान्य भूतकाल भी बीते हुए समय के बारे में, पूर्ण भूतकाल भी बीते हुए समय के बारे में ही बताए। उसी प्रकार वर्तमान काल में जितने भी भेद है, ये भेद में जितने भी वाक्य आता है, वो वाक्य ये चल रहा समय के बारे में ही बोध करते, यानी उसके बारे में ही बताते हैं। और भविष्यत काल में भी उसी प्रकार से है। किंतु जैसे मैंने कहा, एक कक्षा में हम इन सारे चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा आपको जितने परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उतना ही बताऊंगी। ये सारे चीज आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक वाक्य दिया जाता है और आपको ये पूछा जाता है इस वाक्य को आप भूतकाल में बदलिए, या इस वाक्य को आप भविष्यत काल में बदलिए, या इसे वर्तमान काल में बदलिए। आपको ये नहीं पूछा जाता उसे आप संदिग्ध वर्तमान काल में बदलिए या सामान्य वर्तमान काल में बदलिए। ये मैंने आपको इसलिए बताया, ये आपको इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता कि वर्तमान काल में बदलिए, कौन सा वर्तमान काल में, ये सामान्य में लिखना है आपको, तात्कालिक वर्तमान काल में लिखना है, अपूर्ण में लिखना है, कोई भी काल में लिख सकते हो। यानी ये भेद यहाँ पर आपको गौण हो जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो भी वाक्य आपको किस काल में दिया है, आपको जिस काल में बदलना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे काल परिवर्तन कैसे किया जाता है, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और जिस प्रकार का वाक्य दिया जाएगा आपको काल परिवर्तन कैसे करना है। अक्सर विद्यार्थी ठीक तरह से इस व्याकरण पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हमेशा व्याकरण विभाग से बहुत ही आसानी से या अपनी नासमझी के वजह से अंक खो देते हैं। और लगभग परीक्षा में आपको 40% प्रश्न व्याकरण विभाग में पूछे जाएंगे, इसलिए व्याकरण पर ध्यान देना और उसको ठीक तरह से समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है। और जैसे मैंने पहले ही कहा है, तो हम इस कक्षा में केवल उन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जो परीक्षा के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं यहाँ पर काल के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप में और सरल तरीके से आपको बता रही हूँ किस प्रकार से आपको काल परिवर्तन करना है और उसके नियम क्या क्या है। जैसे यहाँ पर भूतकाल छोटी कक्षाओं में आप पढ़
पढ़ चुके हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के बारे में। इसके बावजूद विद्यार्थी अक्सर इस काल परिवर्तन करने में गलती करते हुए पाए जाते हैं। तो इस कक्षा के बाद आपको उस गलती पर काम करना है, उसे सुधारना है। तो यहाँ पर सरल नियम मैं बताऊंगी। भूतकाल में आपको थ, थी और ते से शब्द अंत होते, उसके लिए भी अपवाद होता है। काम हुआ है, उसमें है तो वो वर्तमान काल नहीं है, वो भूतकाल ही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपको ये नहीं कहा जाता परीक्षा में कि आप सामान्य भूतकाल में लिखिए या आप संदिग्ध भूतकाल में लिखिए। आपको इतना ही पूछा जाता है, इस वाक्य को भूतकाल में बदलिए। तो आप बहुत ही सरल तरीके से आप इस वाक्य को बदल सकते हैं भूतकाल में। और वर्तमान काल में है और हूं, इसे याद रखना है। और भविष्यत काल में गा, गी, गे, एक वचन में गा और यहां पर पुल्लिंग में गा होता है, स्त्रीलिंग में गी और बहुवचन में गे। तो यहां पर एक वाक्य दिया गया है, सरला गाना गाती है। ध्यान दीजिए, सरला गाना गाती है। कौन सा समय है? ये चल रहा समय, यानी सरला अभी गाना गाती है या सब सरला अभी गाना गा रही है। ये गाती है यानी ये कौन से काल में है? ये तात्कालिक वर्तमान काल में है, यानी कंटिन्यूअस टेंस में है, यानी गाती है, वो हमेशा गाती रहती है। ये वर्तमान काल कंटिन्यूअस टेंस में है। तो आपको ये वाक्य, अगर सरला गाना गा रही है, ये भी वर्तमान काल है। सरला गाना गाती है, ये भी वर्तमान काल है। अब यहाँ पर सरला गाना गाती है, ये वर्तमान काल में दिया गया वाक्य आपको बताया जाएगा, इसे भूतकाल में बदलिए। तो आप कैसे बदलोगे? सरला गाना गाती है, अगर आप इस नियम को अनुकरण करोगे, सरला गाना गाती है, गाती, यहां पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर आपको ध्यान देना है। सरला स्त्रीलिंग, गाती स्त्रीलिंग है, तो आप यहां पर कैसे बदलोगे? सरला गाना, तो उसी को यहां पर ये नियम को लेकर मैं बदलूंगी, गाती थी। सरला गाना गाती थी यानी बीता हुआ समय, गाना एक समय में वो गाती थी, अब नहीं गाती, यानी गाती थी यानी भूतकाल, बीता हुआ समय, अभी नहीं गाती है। तो यहाँ पर सरला गाना गाती है यानी चल रहा समय, अभी गाना गाती है या गा रही है। लेकिन यहाँ पर भूतकाल में कैसा आ जाता है? सरला गाना गाती थी मतलब बीता हुआ समय, अभी नहीं गा रही है। ये बहुत ही आसान तरीका है इस काल परिवर्तन में, किस तरह से आसान से कर सकते हो। यहाँ पर सरला गाना गाती थी, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पर है निकालकर हमने यहाँ पर थी डाला है। सरला गाना गाती थी। यदि इसी वाक्य को आप भविष्यत काल में बदलना हो तो कैसे लिखोगे? सरला गाना गाएगी, सरला गाना गाएगी यानी आने वाला समय। सरला गाना गाती है मतलब अभी गाती है, गाती थी मतलब बीते हुए समय में वो गाती थी, गाएगी मतलब अभी तक उसने गाया नहीं लेकिन आने वाले समय में वो गाना गाएगी। इसे हम कहते हैं भविष्यत काल। अब यहाँ पर और एक वाक्य दिया गया है, राजेश ने कहानी लिखी। अब ये बात याद रखिए, ने का प्रयोग यहां पर अक्सर देखा गया विद्यार्थी चूक कर जाते हैं। तो यहां पर ने हमेशा भूतकाल में ही प्रयोग होता है, ध्यान रखिए, ने हमेशा भूतकाल में ही प्रयोग होता है, ना वर्तमान काल ना भविष्यत काल। तो हमेशा ने प्रत्यय भूतकाल में ही प्रयोग होता है। और इस पर भी कुछ अपवाद है। यहां पर देखिए, राजेश ने कहानी लिखी, ये यहां पर
क्या है, भूतकाल है, यहाँ पर ने का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर लिखा है राजेश ने कहानी लिखी। तो ये कौन सी क्रिया है? जैसे क्रिया में हमने देखा लिखना एक क्रिया है और क्रिया का फल यदि कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य वस्तु पर ध्यान होगा, आपको याद होगा अभी अभी मैंने कहा है क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य वस्तु पर पड़ता है। यानी लिखा, क्या लिखा? कहानी लिखी। उसने क्या लिखी? कहानी लिखी। तो इस क्रिया का फल कहानी पर पड़ा, तो ये कौन सी क्रिया है जी? ये सकर्मक क्रिया है। राजेश ने कहानी लिखी, ये सकर्मक क्रिया है। और जैसे मैंने कहा भूतकाल में ही ने का प्रत्यय होता है। और यहां पर एक अपवाद ये भी है, यदि मैं यहां पर लिख रही हूं राजू ने दौड़ा, दौड़ना एक क्रिया है और ये भूतकाल में है। यहां पर मैंने ने का प्रत्यय यहां पर प्रयोग किया है। जैसे मैंने कहा ने का प्रत्यय हमेशा किसमें होता है? भूतकाल में होता है। क्या? लेकिन यहां पर भूतकाल में भी यहां ने का प्रत्यय क्या सही है? बिल्कुल नहीं। भूतकाल होने के बावजूद यहां पर ने प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। यानी यहां पर जो क्रिया का फल है वो स्वयं कर्ता पर पड़ रहा है। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? सीधा सीधा राजू पर पड़ रहा है। तो ये याद रखिए, ने का प्रत्यय हमेशा भूतकाल में प्रयोग होता है। इसमें अपवाद क्या है? भूतकाल में सिर्फ तभी प्रयोग होता है जब क्रिया सकर्मक हो। ध्यान रहे, जब क्रिया सकर्मक हो भूतकाल में तभी ने का प्रयोग किया जा सकता है। यदि भूतकाल में क्रिया अकर्मक हो तो ने का प्रयोग नहीं होता। राजू दौड़ा, बस इतना ही। यहां पर ने का प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है और भूतकाल में ही ने का प्रयोग होता है। इसमें अपवाद क्या है? भूतकाल में सकर्मक क्रिया जब हो तभी ने का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया में ने का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। तो यहां पर दिया जाएगा राजेश ने कहानी लिखी। इसको आप वर्तमान काल में कैसे बदलोगे? ये राजेश ने कहानी लिखी कब? बीते हुए समय में। अभी चल रहा समय में आप कैसे लिखोगे? तो हम यहां पर प्रयोग करेंगे है का। तो कैसे लिखेंगे? राजेश कहानी लिख रहा है या लिखता है। दोनों भी सही है। राजेश कहानी लिखता है या लिख रहा है, दोनों भी सही है, दोनों वर्तमान काल है। देखिए, राजेश ने कहानी लिखी, राजेश कहानी लिखता है। तो मैंने यहां पर जैसे वर्तमान काल में वाक्य परिवर्तन हुआ है, ने प्रत्यय को मैंने निकाल दिया, क्योंकि ने का प्रत्यय वर्तमान काल में कतई नहीं करना चाहिए। तो यहां पर राजेश कहानी लिखता है या लिख रहा है। कुछ विद्यार्थी ये भी होता है लिख रहा है, लिखता है कैसे सही होता है? जैसे मैंने पहले बताया लिखता है, ये तात्कालिक क्या है? तात्कालिक वर्तमान काल है और लिख रहा है अपूर्ण वर्तमान काल है। तो इसलिए दोनों वाक्य यहां सही बैठते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं राजेश कहानी लिखता है या लिख रहा है। अब भविष्य काल कैसे होना चाहिए? जी आप समझ चुके होंगे कैसा होना चाहिए। राजेश कहानी जी लिखेगा, राजेश कहानी लिखेगा, राजेश कहानी राजेश कहानी लिखेगा। वहां पर भी मैंने ने का प्रयोग नहीं किया है। तो राजेश कहानी लिखी, राजेश ने कहानी लिखी कब? बीते हुए समय में। राजेश कहानी लिखता है कब? अभी लिखता है, यानी चल रहा समय। राजेश कहानी लिखेगा यानी अभी तक उसने लिखने के बारे में सोचा नहीं है,
वो आने वाले समय में लिखेगा, वो लिखेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा गा गी गे का प्रयोग होता है। बहुत ही सरल नियम आप पालन करते हुए इन वाक्यों को आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, भविष्यत काल में रमेश अपना जन्मदिन मनाएगा। मनाएगा अभी आने वाला है, उसका जन्मदिन आने वाला है। जिस दिन उसका जन्मदिन आएगा वो क्या करेगा, उसका जन्मदिन मनाएगा। अब इसको आप वर्तमान काल में कैसे बदलोगे? रमेश क्या होना चाहिए, अपना जन्मदिन मनाता है या मना रहा है। रमेश अपना जन्मदिन मनाता है या मना रहा है। तो रमेश अपना जन्मदिन मनाता है या मना रहा है। मना रहा मतलब अभी मना रहा है, मनाता है मतलब हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में है। तो वो अपना जन्मदिन हमेशा मनाता है, हर साल वो अपना जन्मदिन मनाता है। या मना रहा है मतलब अभी आज मना रहा है। तो वहां पर रमेश अपना जन्मदिन मनाएगा यानी आने वाले समय, जब उसका अगले महीने में उसका जन्मदिन है तो तब वो मनाएगा। वो भविष्यत काल में है, फ्यूचर टेंस में है। अब इसको आप कैसे बदलोगे, भूतकाल में कैसे बदलोगे? रमेश ने अपना जन्मदिन मनाया। रमेश ने अपना जन्मदिन मनाया। रमेश ने अपना जन्मदिन मनाया। पता नहीं पिछले महीने उसका जन्मदिन था, तब उसने अपना जन्मदिन मनाया यानी बीते हुए समय। तो अब आपको यह प्रश्न उठेगा, तो मैंने यहां कहीं भी था थी थे का प्रयोग नहीं किया। तो आप इस वाक्य को उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर ने का प्रयोग किया, बिना ने के प्रयोग किया आप कैसे लिख सकते हैं? रमेश अपना जन्मदिन मनाता था। मनाता था बहुत ही आसान तरीके से मनाता था। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ है निकालकर ता डालना है। तो क्या हो जाएगा, वो भूतकाल हो जाएगा। रमेश अपना जन्मदिन मनाता है, रमेश अपना जन्मदिन मनाता था। ये क्या हुआ, ये भूतकाल हुआ। रमेश अपना जन्मदिन मनाएगा। तो यहां पर मैंने खाना खाया या मैं खाना खाता था। ये क्या हुआ, ये भूतकाल। मैंने खाना खाया या मैं खाना खाता था। इसको आप वर्तमान काल में कैसे बदलोगे? मैं खाना खा रहा हूं। क्यों मैं इसलिए हूं, यहां पर है नहीं आता है। मैं खाना खा रहा हूं। या और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं। यहां पर ने डाला है क्योंकि भूतकाल है। यहां पर अब मैंने खाना खाता हूं बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने खाना खाता हूं बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि वर्तमान काल है। तो मैं खाना खाता हूं या मैं खाना खा रहा हूं, तो ये वर्तमान काल में। तो भविष्यत काल में कैसा होना चाहिए? यकीन है आपको समझ में आ गया है। तो कैसा होना चाहिए? तो मैं खाना खाऊंगा। अगर पुल्लिंग है तो खाऊंगा, अगर स्त्रीलिंग है तो मैं खाना खाऊंगी। मैं खाना खाऊंगा। तो यहां पर कैसे, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाता था यानी ये भूतकाल में है। और वर्तमान काल में मैं खाना खा रहा हूं यानी अभी चल रहा समय। और यहां पर भविष्यत काल में मैं खाना खाऊंगा। तो यहां पर इस कक्षा में हमने काल के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त की है। तो काल के पहले हम क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की है। क्रिया क्या है?
क्रिया, वह मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूं ताकि आप इस व्याकरण के इस विषय पर ठीक तरह से अपना ध्यान दीजिए और इसको समझे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। क्रिया क्या है? वो शब्द जिससे कार्य के होने का या करने का बोध हो, जैसे पढ़, लिख, रो, ये क्रिया नहीं है, ये धातु है। जब इसके साथ न जुड़ता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, रोना, दौड़ना, भागना, ये सारे जो शब्द है ये क्रिया है। क्रिया में कितने भेद है? हाँ, 2 भेद है। वो क्या है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जब क्रिया संपन्न होता है, जब क्रिया होता है तो क्रिया का जो फल है कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य वस्तु पर पड़ता है। जैसे रामू ने कुत्ते को मारा, मारना एक क्रिया है, उस क्रिया का फल किस पर पड़ा? कुत्ते पर पड़ा, क्योंकि राजू ने किसको मारा? कुत्ते को मारा। तो ये मारने की क्रिया किस पर पड़ा है? अन्य वस्तु पर पड़ा है, कर्ता पर नहीं पड़ा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया क्या है? जब क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे सीमा रोती है, रोहन दौड़ता है, मोहन सोता है, ये सारे क्रियाओं का फल खुद स्वयं कर्ता पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। और काल के बारे में हमने क्या देखा? काल ना ही एक शब्द है, वर्ण है, ना वाक्य है, ये एक स्थिति है। किसकी स्थिति? क्रिया की स्थिति। काम कब हुआ? काम के समय का बोध हो। जिस शब्द में क्रिया के हालात या क्रिया के होने का समय का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं, यानी अंग्रेजी में टेंस आप कहते हो। इसमें कितने भेद दिखाए गए? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इसमें भी मैंने आपको बहुत सारे भेद बताए। जैसे भूतकाल में है सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मद। और वर्तमान काल में सामान्य, तात्कालिक, अपूर्ण, संदिग्ध और संभव्य। भविष्यत काल में सामान्य और संदिग्ध भविष्यत काल। इसके बारे में मैं विस्तार रूप से मैंने नहीं बताया, क्योंकि इस साल आपको परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि जो वाक्य दिया गया है उसे भूतकाल में बदलिए या उस वाक्य को भविष्यत काल में बदलिए। ये नहीं पूछते कि सामान्य वर्तमान काल में बदलिए या संदिग्ध भविष्यत काल में बताइए, ये नहीं बताया जाएगा। इसलिए आप किसी भी जो भी भेद है उसके अनुसार आप उसे परिवर्तन कर सकते। यहाँ पर बहुत ही सरल नियम मैंने बताया। था, थी, थे, जो कि भूतकाल के वाक्य में अंत होता है, और वर्तमान काल में है और हूं, भविष्यत काल में गा, गी और गे। और यहां पर और एक नियम मैंने बताया, ने का प्रयोग हमेशा भूतकाल में ही होता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल में ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। और यहां पर भी एक अपवाद ये दिया गया है, भूतकाल में ने का प्रयोग केवल सकर्मक क्रिया के दौरान होता है, अकर्मक क्रिया में नहीं होता है। तो इसलिए काल परिवर्तन करते वक्त आप इन सारे नियमों का ध्यान रखें। और आपके जो अभ्यास पुस्तिका है, ऐसे बहुत सारे वाक्य को उदाहरण के रूप में दिया गया है, उसे अभ्यास कीजिए ताकि आपको ये नियम है वो ठीक तरह से समझ में आ जाए। उम्मीद है काल के बारे में जितने भी इस कक्षा में हमने चर्चा की है आपको भली भांति समझ में आ गया है। ये कक्षा को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलते हैं एक व्याकरण के नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.